straight in charge of delivering the crucial battleground state of Uttar Pradesh. Welcome, Mr. Amit Shah. सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा अमित शाह जी कि तमाम नेताओं के बीच में से आपको ही क्यों नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश का इंचार्ज बनाया? जनता ये कहती है कि गुजरात की बाइपोलर राजनीति जिसमें आपने पिछले 30-40 साल बिताए हैं उससे बहुत जटिल है, बहुत कॉम्प्लेक्स है यूपी की राजनीति। आपको लगता है इतने कम महीने में आप सीख पाएंगे यूपी की राजनीति? वो तो चुनाव के नतीजे जब आएंगे तभी मालूम पड़ेगा, मगर मुझे भरोसा है कि पार्टी ने जिस विश्वास से मुझ पर ये जिम्मेदारी सौंपी है उस विश्वास से मैं बिल्कुल दमखम से पार्टी को उतारूंगा और सबसे बड़ी पार्टी बनकर हम उत्तर प्रदेश में बाहर आएंगे। क्यों दी गई आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी? क्या है आपका और मोदी का रिश्ता ऐसा कि मोदी के दाहिने हाथ माने जाते हैं? देखिए, दो सवाल अलग अलग हैं। क्यों दी गई वो तो खैर आप राजनाथ सिंह जी से पूछिए और पार्टी के बड़े नेताओं से पूछिए। मुझे जो जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी को मेरे अंदर जितनी भी क्षमता है, क्षमता का सभी उपयोग करते हुए उसको अच्छी तरह से मैं निभाऊं और वो इसका मैं तहे दिल से प्रयत्न कर रहा हूं। तो एक दूसरा, जहां तक मोदी जी का सवाल है, मोदी जी के कोई खासम खास नहीं है। जो ज्यादा काम करते हैं वो उनको अच्छे लगते हैं और स्वाभाविक रूप से जो ज्यादा काम करते हैं उनको मौका मिलता है। नहीं, आप सीधी बात कीजिए, सीधी सीधी बात होनी चाहिए। ऐसा ना बोलिए कि खासम खास नहीं है। मतलब पूरा देश इस वक्त आपको देख रहा है, सब जानते हैं, मोदी को भी, अमित शाह को भी और देश की राजनीति को भी। यह बताइए कि उत्तर प्रदेश पर फतह करने की आपकी स्ट्रैटेजी क्या है? देखिए, वैसे उत्तर प्रदेश पर फतेह करना कोई इस बार बड़ी बात है नहीं। इसके 3 कारण हैं। पहला कारण, यूपीए सरकार के प्रति बड़ी एंटी इनकम्बेंसी की लहर पूरे उत्तर प्रदेश भर में है। महंगाई और भ्रष्टाचार, देश की सुरक्षा और लचर प्रशासन, इससे लोग त्रस्त हैं। तो सरकार बदलने का एक मूड वैसे ही बना है। दूसरा कारण है कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है इसके खिलाफ भी एंटी इनकम्बेंसी बड़ी पीक पर है और सपा और बसपा दोनों के कुशासन से लोग त्रस्त हैं। बसपा का कुशासन आज भी याद है, सपा का कुशासन आज भी चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी के अलावे लोगों के पास और कोई चारा नहीं है। अगर सरकार बदलनी है केंद्र में तो ना सपा बदल सकती है ना बसपा बदल सकती है, सिर्फ भाजपा बदल सकती है। और इस बार परिवर्तन की लहर देश भर से सबसे ज्यादा अगर कोई एक जगह पे है तो वो उत्तर प्रदेश में। पर धारणा यह है कि अमित शाह को उत्तर प्रदेश इस वजह से भेजा गया है ताकि वहां पे हिंदू पोलराइजेशन हो। जमीन पर, सतह के नीचे अमित शाह मैसेज ये भेज रहे हैं कि किस तरीके से मुसलमानों का अपीजमेंट हो रहा है, हिंदुओं को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्या यही आपकी रणनीति है कि मोदी के नाम पे हिंदुओं को जोड़ो? देखिए, मैं सीधे साधे संगठन का काम कर रहा हूं, मगर यूपी के हालात, जो लोग अभी शासन में हैं उन्होंने ही ऐसे बना है कि पूरा चुनाव, मुझे लगता है चुनाव आते आते कम्युनलाइज हो जाएगा। 21 मुकदमे जो हार्डकोर टेररिस्ट के खिलाफ अलग अलग समय में दायर किए थे और वो लोग जेल में हैं, उनको जेल में से छोड़ने की सिफारिश इस सरकार ने करी है। मैं कभी सोच ही नहीं सकता कि संविधान के तहत चलने वाली सरकार इस तरह का कोई स्टेप ले सकती है क्या? रोज बरोज के काम और विकास के कामों में भी अपीसमेंट के कारण बहुमत संख्या जो है हिंदू है उसमें बड़ी नाराजगी प्रशासन के प्रति पड़ी हुई है। मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। मुस्लिम अपीसमेंट करने के चक्कर में हिंदुओं को नाराज करने का काम मुलायम ने स्वतः कर दिया। आप कह रहे हैं कि मुलायम की सरकार, अखिलेश की सरकार चीजों को पोलराइज कर रही है, लेकिन हमने मुजफ्फरनगर के दंगों में देखा आपका विधायक था संगीत सोम जो कि झूठ मूठ के फर्जी क्लिप्स को सर्कुलेट कर रहा था ताकि लोगों में एक भावना पैदा हो माइनॉरिटी कम्युनिटी के खिलाफ। कौन कर रहा था ये काम? आपकी पार्टी का था वो? ये पुलिस का वर्जन है। एक बार इस चीज को कोर्ट में जाने दीजिए, कोर्ट में इस पर एक दफा भी संगीत सोम ने नहीं कहा कि उन्होंने नहीं किया। एक मिनट सुन तो लीजिए। ये इस बात को कोर्ट में जाने दीजिए, कोर्ट में बहस होने दीजिए, आप सबको मालूम पड़ जाएगा एक फर्जी मुकदमा था। एक बात, और आप इस क्लिपिंग्स को क्यों देख रहे हैं? जो घटना घटी उस पर प्रॉम्प्ट एक्शन क्यों नहीं लिया प्रशासन ने? अगर प्रॉम्प्ट एक्शन लिए जाते तो तुरंत वो बात वहीं दब दी थी। क्यों रिएक्शन आया? रिएक्शन इसलिए आया कि प्रशासन ने एक तरफा कार्यवाही की। जब एक बड़ी संख्या के मन में ऐसा भाव खड़ा होता है कि प्रशासन एक तरफा कार्यवाही करता है, हमें अन्याय हो रहा है, तो लोगों में का गुस्सा उबलना बहुत बड़ा स्वाभाविक है, बड़ा स्वाभाविक है। अगर एक तरफा कार्यवाही नहीं होती
तो कुछ नहीं होना था वहां पर। देश भर में ऐसी घटनाएं घटती है, कहीं पर उत्तर प्रदेश के अलावा दंगे नहीं होते, क्योंकि पुलिस अपना काम करती है, वो ना जाति देखती है ना धर्म देखती है। मगर उत्तर प्रदेश में आज पुलिस धर्म देखकर काम कर रही है, इसके कारण पोलराइजेशन। पर लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में इस वक्त एक डबल गेम चल रहा है। एक तरफ नरेंद्र मोदी हैं जो कहते हैं कि शौचालय पहले आना चाहिए, देवालय बाद में। दूसरी तरफ आप हैं, आप जाते हैं, पहला काम आपने किया, आप अयोध्या गए, आपने बोला कि राम मंदिर यहीं बनेगा। विनय कटियार कानपुर के मंच पर खड़े होकर बोलते हैं कि हिंदुत्व राम मंदिर का मुद्दा है चुनाव में। बाकी बीजेपी के नेता एकदम चुप है। तो ये क्या गेम चल रही है हिंदुत्व के नाम पे, राम मंदिर के नाम पे? साफ साफ बताइए कि राम मंदिर आपके एजेंडे पे है क्या? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बड़ी स्पष्टता से बात को स्पष्ट किया है, बार बार स्पष्ट किया है मीडिया के सामने कि राम मंदिर हमारा चुनावी एजेंडा नहीं है। मुझे लगता है इसके बाद भी मीडिया के अलावे और कोई ये नहीं कह रहा कि राम मंदिर हमारे एजेंडा। आप गए, आप खुद अयोध्या गए, सबसे पहला काम आपने कहा कि सबकी भावनाएं हम चाहते हैं और बनाएंगे यहीं पर राम मंदिर। आपने मेरा या तो मेरी बात ठीक से सुनी नहीं, हाँ। या तो उसको आप गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। मैंने कहा था कि मैंने राम भगवान के सामने प्रार्थना करी है कि देश कुशासन से मुक्त हो, कांग्रेस मुक्त भारत बने और यहां सबकी सहमति से बड़ा राम मंदिर का निर्माण हो, भव्य राम मंदिर का निर्माण हो, ऐसी मैंने प्रार्थना की है। ना भारतीय जनता पार्टी की कोई बात करी थी, ना चुनावी एजेंडे की बात करी थी। जहां तक मेरी प्रार्थना का सवाल है वो मेरा अधिकार है और मैं आज भी कहता हूं कि राम लल्ला के सामने मैंने ऐसी प्रार्थना करी थी कि सबकी सहमति से, सबके सहयोग से वहां एक भव्य राम मंदिर बने और राम लल्ला अच्छी जगह पे, एक भव्य जगह पे विराजे। तो चलिए, आपने कहा कि राम मंदिर चुनावी मुद्दा आपके लिए नहीं है, तो हिंदुत्व उत्तर प्रदेश में खासतौर से अमित शाह के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है? देखिए, मेरी पार्टी की पॉलिसी है किसी का अपीसमेंट न करिए, सबके साथ न्याय करिए। इसमें दो बात आती है, किसी का अपीसमेंट नहीं करना और सबके साथ न्याय करना। इसमें अगर किसी का अपीसमेंट होता है तो अपने आप दूसरे छोर की भावनाएं उभर कर आती है। इसको मैं नहीं रोक सकता। इसके लिए अगर कोई दोषी है तो अपीसमेंट करने वाला है। पर आप भी तो उसको तूल दे रहे हैं, उस भावना को। तूल देने का सवाल ही नहीं। जो जनभावना होगी वो भारतीय जनता पार्टी उसको रिफ्लेक्ट करेगी, उसको आवाज देगी। जनभावनाओं को आवाज देना हमारा काम है और किसी के साथ भी अन्याय होगा, मेरी बात को ठीक से समझिएगा, किसी के साथ भी अन्याय होगा तो वो आवाज को भारतीय जनता पार्टी मुखर कर उठाएगी। नहीं, तो आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। हिंदुत्व का आपके चुनाव में क्या रोल है? मैंने दे दिया कि जो लोग अपीसमेंट कर रहे हैं। नहीं, आप घुमा के दे रहे हैं ना, सीधा दीजिए। मैं सीधा के एजेंडे पे अपना एजेंडा क्यों बनाते हैं? आपका एजेंडा क्योंकि वहां स्थिति ऐसी है, वहां स्थिति ऐसी है। जो अपीसमेंट हो रहा है सरकार के द्वारा, उस अपीसमेंट के कारण दूसरे छोर की भावनाएं आहत हुई है और वो सरफेस पर आ रही है। इसमें किसी ने उकसाया है, इस तरह की बात नहीं है। एक्शन जो सरकार का है वही दूसरे छोर की भावनाओं को उकसा रहा है। वही एक्शन और रिएक्शन वाली बात। एक्शन और रिएक्शन, सरकार की अपीसमेंट के एक्शन के कारण दूसरे छोर की भावनाएं रिएक्ट होकर सरफेस पर आ रही है। आपकी एक रणनीति है कि नरेंद्र मोदी को अति पिछड़ा नेता के तौर पे प्रोजेक्ट करें और कहें कि पहला मौका है कि कोई अति पिछड़ा देश का प्रधानमंत्री बने, इसलिए जो पिछड़े हैं वो भी मोदी को, बीजेपी को वोट दें। मेरी कुछ वरिष्ठ नेताओं से बात हुई जो आपके प्रतिद्वंदी हैं, उनका कहना है कि ऐसे ही नाम लेने से या जात के नाम पर कोई ओबीसी नेता नहीं बन जाता। करियर में नरेंद्र मोदी ने अब तक ऐसा क्या किया है जिसके आधार पर जनता को लगे कि वाकई में वो एक ओबीसी नेता है या ओबीसी उसके नाम पर जुड़े? देखिए, भारतीय जनता पार्टी मोदी जी को किसी एक वर्ग के नेता के तौर पर, तो आप ही के लोग कह रहे हैं जमीन पर। मुझे सुन लीजिए ना। भारतीय जनता पार्टी मोदी जी को किसी एक वर्ग के नेता के तौर पर प्रोजेक्ट नहीं करी, मगर वो बात सही है कि मोदी जी अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं। दूसरी बात आपने कही कि मोदी जी ने कुछ नहीं किया। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि मोदी के 12 साल के शासन में गुजरात में ओबीसी अगर देश भर में सबसे ज्यादा सुखी है, माली तौर पर, शिक्षा की बात में और उनका एम्पावरमेंट, तीनों चीजों में अगर ओबीसी सबसे ज्यादा सुखी कोई एक स्टेट में है तो मैं बेझिझक कह सकता हूं कि वो गुजरात में है। और इस 12 साल से मोदी का शासन रहा है, तो मोदी ने कुछ नहीं किया ओबीसी के लिए, वो बात बिल्कुल सही नहीं है। मोदी के शासन में ही गुजरात में ओबीसी बड़े पैमाने पर
आगे आया है, उनका एम्पावरमेंट हुआ है, उनकी शिक्षा की स्थिति को बदला गया है, उनकी माली स्थिति को भी बदला गया है, एक बात। और जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, ओबीसी आज तीनों पार्टियों से बहुत नाराज है, क्योंकि धर्म आधारित आरक्षण की बात तीनों पार्टियां करती है, और अगर धर्म आधारित आरक्षण आता है तो 50% की जो कैप लगी है उसके कारण एससी एसटी का तो कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि वो संविधान संरक्षित बात है, और जो आरक्षण कम होगा वो ओबीसी का ही होगा। अगर धर्म आधारित आरक्षण, माइनॉरिटी का आरक्षण उत्तर प्रदेश में, तो फिर से खौफ पैदा कर रहे हैं। नहीं, खौफ पैदा नहीं कर रहा, मैं वास्तविकता बता रहा हूं। हाँ। मैंने तो डिक्लेयर नहीं किया कि 18% माइनॉरिटी को रिजर्वेशन देंगे, मेरी पार्टी इसके खिलाफ है, संविधान सम्मत नहीं है इस चीज से कि किसी भी धर्म विशेष को रिजर्वेशन दिया जाए, संविधान इसके खिलाफ है। फिर भी पार्टियां लघुमती के वोट की लालच में, माइनॉरिटी के वोट की लालच में इसको उछाल रही है। चलिए, इसका रिएक्शन ओबीसी में जरूर है, ओबीसी नाराज है कि हमारे मुंह का निवाला छीनकर माइनॉरिटी को देने की ये बात है। माइनॉरिटीज का आपने जिक्र किया, मुसलमानों में खास तौर से काफी शंका है नरेंद्र मोदी को लेकर, काफी लोग खौफजदा हैं। आपके हिसाब से अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं तो उनका, अमित शाह का माइनॉरिटी कम्युनिटी से रिश्ता कैसा? देखिए, इसमें कोई नई बात नहीं है। मोदी सत्ता के केंद्र के लिए कोई फॉरेन एलिमेंट नहीं है। मोदी जी 13 साल से गुजरात में मुख्यमंत्री। गुजरात की राजनीति और देश की राजनीति में बहुत फर्क है। मुझे सुन लीजिए ना, मेरी बात खत्म होने के बाद आप आपका बात करें। हाँ। मोदी जी 13 साल से गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। 13 साल से यहां पर उनका प्रशासन चल रहा है और बेरोक टोक चल रहा है, कोई चुनौती नहीं है इस प्रशासन के सामने, ना राजनीतिक चुनौती है ना पब्लिक में चुनौती है। और मैं आपको बताता हूं कि भारत सरकार ने जो कमीशन अपॉइंट किया, उस कमीशन की रिपोर्ट के, सच्चर कमीशन की मैं बात करूं, रिपोर्ट के हिसाब से मुसलमान अगर सबसे ज्यादा सुखी कोई एक स्टेट में है तो वो स्टेट गुजरात है। माइनॉरिटी का जहां तक सवाल है, जब पूरे स्टेट को बिजली जाती है तो माइनॉरिटी के घर में भी बिजली जाएगी। पूरे स्टेट में रोड्स बनते हैं तो उसका उपयोग माइनॉरिटी भी करेगा। पूरे स्टेट के शिक्षा का अपग्रेडेशन होता है तो उसका उपयोग माइनॉरिटी के बच्चों के लिए भी होगा। पूरे स्टेट में स्वास्थ्य सुविधाओं का अपग्रेडेशन होता है तो उसका फायदा बीमार माइनॉरिटी के लोगों को भी होगा। माइनॉरिटी और मेजोरिटी के चक्कर से बाहर निकल जाइए। ये एरा हिंदुस्तान में खत्म हो चुका है। डेवलपमेंट के आधार पर पूरा हिंदुस्तान वोट करने जा रहा है। राहुल जी, आप दशकों पीछे की बात कर रहे हैं। पर हकीकत यह है कि मुस्लिम पोलराइजेशन इस वक्त हो रहा है मोदी के नाम पर। बाकी पार्टियां खौफ भी पैदा कर रही हैं और मुसलमानों में भी आशंका है, चिंता है मोदी को लेकर। तो मोदी क्यों नहीं थोड़ा रीच आउट करते हैं, थोड़ा सा? कई लोगों ने यह कहा कि अगर फर्ज कीजिए 2002 के दंगों के लिए वो तहे दिल से माफी मांगते हैं तो शायद मुसलमानों में जो चिंता है मोदी को लेकर कि अगर वो पीएम बना तो न जाने क्या होगा, वो उनके दिल से दूर। मुसलमानों की चिंता कम करने का जिम्मा आप हम लोगों पे छोड़ दीजिए। आप इसकी चिंता मत करिए। कोई मुसलमान नाराज नहीं है, ना खौफजदा है। विपक्षी पार्टियां इसका जितना प्रचार करेगी, मैं मानता हूं इतना ही उनका नुकसान होगा। नहीं, जैसे हम देख रहे हैं कि सिंबलिज्म काफी हो गया है। हमने कई सारे रैली से पहले देखा कि बीजेपी की तरफ से नोटिस निकला कि आप टोपी पहन के आइए, आप स्कल कैप पहन के आइए, आप शेरवानी पहन के आइए। ये तमाशा करने की क्या जरूरत? ये सब मीडिया की नहीं, हमारे पास वो चिट्ठी है, हमने मुख्तार अब्बास नकवी को दिखाई, बीजेपी माइनॉरिटी कमेटी की वो चिट्ठी है बाकायदा लेटर हेड के ऊपर, जिसमें कहा कि अगर आप रैली के लिए आए तो आप कोशिश कीजिए स्कल कैप पहन के आए, शेरवानी पहन के आए। देखिए क्या जरूरत है सिंबलिज्म? या तो ये चिट्ठी फर्जी नहीं, उन्होंने माना कि ऐसी निकली चिट्ठी। मेरी बात पूरी तो होने दीजिए राहुल जी, आप क्यों इतनी जल्दबाजी कर रहे हैं? या तो ये चिट्ठी फर्जी होगी, नहीं फर्जी नहीं है, या तो निजी तौर पर किसी नीचे के माइनॉरिटी सेल। अरे सुनिए भाई, नीचे स्तर पर किसी कार्यकर्ता ने अति उत्साह में आकर करा होगा। पार्टी ने ऐसी ना कोई सूचना दी है। जयपुर में भी ऐसा हुआ, भोपाल में पार्टी ने ना ऐसी कोई सूचना दी है, ना पार्टी के ओर से ऐसा कोई प्रयत्न हुआ। नहीं, क्योंकि आपकी पार्टी सिंबलिज्म के खिलाफ है और फिर आप कहते हैं कि शेरवानी पहन के आइए, टोपी पहन के आइए, तो यही तो वो सिंबलिज्म है जिसके खिलाफ मैं बिल्कुल डिनाई करना चाहता हूं, पार्टी की ओर से ऐसा कोई प्रयत्न नहीं हुआ।
पार्टी में किसी व्यक्ति ने निजी तौर पर अपने आप जगह जगह, जयपुर में भी निजी तौर पे, भोपाल में भी निजी तौर पे, दिल्ली में भी निजी तौर पे, कानपुर में भी निजी तौर पे, हो सकता है निजी तौर पे किसी ने किया होगा, मगर मैं अधिकृत रूप से इसको डिनाइड करता हूं। पार्टी ने ऐसा कोई प्रयत्न नहीं किया, ना पार्टी कभी करी। आपके हिसाब से यूपी में अमित शाह के जाने से क्या फर्क पड़ा है? कितनी स्थिति आपकी सुधर गई है? आज अगर चुनाव होते हैं तो बीजेपी को कितनी टिकटें? देखिए, अमित शाह के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए, मोदी के नाम पर कितना? मोदी के नाम पर बहुत बड़ा फर्क है, क्योंकि जिन चीजों से एंटी इनकम्बेंसी जनरेट हुई है, जिन चीजों से सरकार के प्रति, शासन के प्रति नाराजगी है, उन सभी चीजों का जवाब लोग मोदी में देख रहे हैं। इसके कारण मोदी के नेता घोषित होने से यूपी में बहुत बड़ा फायदा है। मैं सीटों के अंदाज पे अभी जाना नहीं चाहूंगा, क्योंकि चुनाव की काफी देर है, प्रत्याशी भी सभी पार्टियों के घोषित नहीं हुए, सीटों का आंकड़ा अभी देना मुनासिब नहीं होगा। मगर मैं इतना बिल्कुल विश्वास से कह सकता हूं, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनने जा रही है और सर्वाधिक सीट जीतकर हम उत्तर प्रदेश में एक बड़ी पार्टी के रूप में उभरेंगे। यूपी की कौन सी सीट से नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ेंगे? नरेंद्र मोदी ने कहां से चुनाव लड़ना वो अभी तय नहीं हुआ है। नरेंद्र मोदी ने कभी अपनी सीट अपने आप तय नहीं करी है, पार्टी तय करेगी, और पार्टी तय करेगी तब मैं विश्वास दिलाता हूं राहुल जी, एक सेकंड की भी देरी करे बगैर मीडिया से हम शेयर कर लेंगे। आप लोगे चैलेंज? आप खुद लड़ोगे यूपी से? मेरा लड़ना न लड़ना बहुत देर की बात, अभी तो मेरा काम यूपी का संगठन ठीक करना है और वो मैं कर रहा हूं। मैं आगे बढ़ने से पहले एक सवाल और आपसे पूछना चाहता हूं, वो ये कि इतने सारे बीजेपी में शीर्ष नेता हैं, कई यूपी से आते हैं, यूपी की राजनीति को समझते हैं, तो ये जिम्मेदारी आप ही को क्यों दी गई? सबसे बड़ा चैलेंज अमित शाह को ही क्यों दिया गया? मैंने भी बहुत सोचा, मगर मेरे पास समय की विपुलता है, समय सबसे ज्यादा है, इसके अलावा और कोई कारण नहीं। एक तरफ अमित शाह उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय हैं, वहीं दूसरी तरफ आपका इतिहास भी है, एक ऐसा इतिहास जिसमें आप पर चार्जशीट है, आप पर बहुत संगीन मुकदमे हैं, और साथ के साथ चर्चा यह हो रही है कि जो दूसरी इशरत जहां की चार्जशीट आने वाली है उसमें हो सकता है कि अमित शाह का नाम हो। आपसे सीबीआई 2 दफा पूछताछ कर चुकी है। आपको चिंता है कि चार्जशीट में आपका नाम हुआ तो आपका राजनीतिक करियर, यूपी का आपका मिशन टाइम फिस? देखिए, चिंता मुझे जरा भी नहीं, क्योंकि मैं नहीं मानता कि मेरे कारण यूपी का काम पिकअप हुआ है, ऐसा मैं नहीं मानता। यूपी में लाखों कार्यकर्ता है, कर्मठ कार्यकर्ता है, सब इकट्ठा मिलकर मेहनत कर रहे हैं, और जो एटमॉस्फेयर बना है वो एटमॉस्फेयर को अब कोई रोक नहीं सकता। एक बात, जहां तक मुझ पे आरोपों का सवाल है, ये फर्जी चार्जशीट मुझ पर जो दायर किया गया सीबीआई के द्वारा, उसके पहले मुझ पे एक भी मुकदमा मेरे 49 साल के जीवन में कभी दायर नहीं हुआ। ये पहला चार्जशीट हुआ है, वो भी एनकाउंटर का हुआ है, एक एंटी नेशनल के एनकाउंटर का हुआ है, और मैं दावे से कहता हूं कि ये फर्जी चार्जशीट है, और हाईकोर्ट ने भी उसको स्वीकार किया है कि कोई प्राइमा फेसी केस नहीं है, इसलिए मेरा बेल दिया है, और उसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने भी एक्सेप्ट किया है कि कोई प्राइमा फेसी केस नहीं बनता। नहीं, अभी तो आपको सिर्फ बेल मिली है। चार्जशीट अगर होती है, आपका नाम उसमें आता है, तो कोर्ट को अलग से तय करना होगा। बेल के जजमेंट के अंदर लिखा है कि सीबीआई के लॉयर कोई प्राइमा फेसी केस कोर्ट के सामने नहीं रख सके, इसलिए हम बेल देते हैं। अभी डीजी वंजारा, आप तो उनको बहुत अच्छे से जानते हैं, आपके साथ उन्होंने बहुत दिनों तक काम किया, बहुत आला पुलिस अफसर हैं। जी जी। उन्होंने चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी में उन्होंने लिखा कि जो भी फेक एनकाउंटर्स की पॉलिसी थी गुजरात की, जितने भी एनकाउंटर हुए वो सारे के सारे अमित शाह की जानकारी, द पावर्स दैट बी, यानी उस वक्त आप उनके मंत्री थे, द पावर्स दैट बी उनकी जानकारी में थे, और उन्हीं के पॉलिसी डायरेक्शंस के तहत ये एनकाउंटर्स को अंजाम दिया गया। क्या कहना है आपको डीजी वंजारा की चिट्ठी पर? देखिए, 2 बातें। एक तो वंजारा ने अपनी चिट्ठी में लिखा ही नहीं कि फेक एनकाउंटर थे। उन्होंने कहा कि जितने भी एनकाउंटर्स हुए, जो भी पॉलिसी हुई, मैंने कई मर्तबा वो चिट्ठी पढ़ी। उन्होंने फेक एनकाउंटर नहीं लिखा, उन्होंने कहा कि इन्होंने एनकाउंटर लिखा है। एक तो ये डिनाइड कर रहे हैं कि फेक एनकाउंटर थे, और जहां तक पॉलिसी का सवाल था, गुजरात सरकार की पॉलिसी वेबसाइट पर रखी हुई है, परिपत्रित हुई है, और सब पुलिस स्टेशनों में उपलब्ध है। हर पुलिस अफसर ने सीआरपीसी के हिसाब से काम करना, ये गुजरात सरकार की पॉलिसी नहीं। पर ऐसे ही इनोसेंट्स को जाके मार देना, ये कहां की पॉलिसी हुई? देखिए, ये मामला अभी कोर्ट में लंबित है। मुझे भरोसा है कि एक बार कोर्ट में पूरा केस चल जाएगा, तभी तय हो पाएगा कि फेक एनकाउंटर था या नहीं था। क्योंकि डीजी वंजारा की चिट्ठी से मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं, वो आपके बारे में बहुत कह रहे हैं कि आपने मिसमैनेज किया एक सेंसिटिव डिपार्टमेंट को, पुलिस जैसे, आपने ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल आपने इंप्लीमेंट की, और जितनी भी चीजें हुई वो सारी की सारी आपकी जानकारी में थी और आपके निर्देश के तहत ही की गई।
खत्म हो गई बात आपकी? मैं चिट्ठी से पढ़कर सुना रहा हूं। देखिए, इन्होंने चिट्ठी की शुरुआत में किया है कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया। मैंने मतलब वंजारा ने, हमने देशभक्ति का काम किया है और ये एनकाउंटर फेक है ऐसा वंजारा एक्सेप्ट नहीं करते। मतलब ये एनकाउंटर सच्चे है, इसकी लाइट में चिट्ठी लिखी गई है। अब आप पढ़िए। नहीं तो मैं आपसे सीधा सीधा सवाल पूछता हूं, क्या आपने अमित शाह किसी भी फेक एनकाउंटर को अपने मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम रहते परमिशन दी? जी नहीं। आप साफ दिल से ये कह सकते हैं? मैं कह दिया, क्योंकि लोग आपके बॉडी लैंग्वेज को भी इस वक्त मेरा दिल साफी है और मैंने एफिडेविट पे सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा है। तो फिर क्यों है कि जब भी फेक एनकाउंटर का जिक्र होता है, एक नहीं 4 फेक एनकाउंटर, हमेशा ये निकल के आता है कि अमित शाह ही मास्टरमाइंड थे? देखिए, अब अगर आप इतना ही इसकी बात को लंबा खींच रहे तो मैं थोड़ा आपसे भी पूछना चाहता हूं, क्योंकि आपके जरिए मैं पूरे मीडिया को पूछना चाहता हूं। मैं जिस कालखंड में गुजरात में गृह मंत्री रहा, उसी कालखंड में देश भर में 1500 से ज्यादा एनएचआरसी के हिसाब से एनकाउंटर्स हुए हैं। 1500 से ज्यादा। सबसे कम एनकाउंटर होने वाले स्टेट में नीचे से चौथा नंबर गुजरात का है। गुजरात में 17 एनकाउंटर हुए और 1500 एनकाउंटर में से 18 ही एनकाउंटर की जांच हुई है, उसमें से 17 गुजरात के हैं। तो बाकी के 1485 एनकाउंटर जो है उसकी जांच क्यों नहीं हो रही? वो बात दुरुस्त है। नहीं, वो उसमें मेरा कोई वो बात दुरुस्त नहीं है। जिन 4-5 एनकाउंटर्स की हम जिक्र कर रहे हैं, मेरी बात सुनिए, मेरी बात आप खत्म नहीं होने देते। 1485 एनकाउंटर में से एक भी एनकाउंटर की जांच इसलिए नहीं हो रही क्योंकि इसमें अमित शाह गृह मंत्री नहीं था और उसमें नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री नहीं था। ये नरेंद्र मोदी को और भारतीय जनता पार्टी को टारगेट बनाने के लिए की गई कि कुछ एनजीओ और कांग्रेस दोनों ने मिलकर की गई ये साजिश है। एनकाउंटर में सबसे पहला नंबर महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश का है, एक भी एनकाउंटर की जांच नहीं है। दूसरा नंबर महाराष्ट्र का है, एक भी एनकाउंटर की जांच नहीं है। तीसरा नंबर बिहार का है, एक भी एनकाउंटर की जांच नहीं है। दिल्ली जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आता है, वहां भी एनकाउंटर हुए, एक भी एनकाउंटर की जांच नहीं है। मैं जांच पर ही सवाल उठाता हूं कि जांच इसलिए हो रही है कि मोदी को कटघरे में खड़ा करना चाहते, राजनीति के मैदान में लड़ नहीं सकते, इसलिए एक क्वासा जुडिशियल प्रोसीडिंग्स खड़े कर करके क्वेश्चन मार्क खड़े करना चाहते हैं। पब्लिक सब जानती है, प्रजा सब देखती है, कान भी खुले हैं, आंख भी खुली है। और गुजरात में जहां तक एनकाउंटरों का सवाल है, एक भी एंटी सोशल का भी एनकाउंटर नहीं हुआ। जितने भी एनकाउंटर हुए सबके सब एनकाउंटर एंटी नेशनल्स के हुए। गुजरात में एक भी एनकाउंटर ऐसा नहीं है जो सिर्फ गुजरात पुलिस ने किया है। जितने भी एनकाउंटर हुए उसमें दूसरे स्टेट की पुलिस भी इन्वॉल्व है और सेंट्रल आईबी भी इन्वॉल्व है। सेंट्रल आईबी और दूसरे स्टेट की पुलिस पर अमित शाह या नरेंद्र मोदी का कंट्रोल नहीं है, मगर जांच गुजरात से रुक जाती है। क्यों हैदराबाद के गृह मंत्री की अरेस्ट नहीं होती? क्यों हैदराबाद के उस वक्त के मुख्यमंत्री वाईएसआर रेड्डी पे सवाल जवाब नहीं करे जाते थे? जब इशरत जहां का एनकाउंटर था, सेंट्रल आईबी का रोल आया, क्यों चिदंबरम की पूछताछ नहीं होती? क्यों प्रधानमंत्री की पूछताछ नहीं होती? यह सब इसलिए किया जा रहा है कि मोदी के खिलाफ कोई और बात नहीं है, ऐसा हुआ खड़ा कर कर एक अपप्रचार कर कर पब्लिक के माइंड को डाइवर्ट किया। मैं एक सवाल पूछूं, आपने अपनी बात कही जी, आप गृह मंत्री थे, वंजारा एनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे। जब वंजारा एनकाउंटर स्पेशलिस्ट नहीं रहे और ये बातें निकल के आई, क्या उसके बाद लश्कर-ए-तैयबा ने नरेंद्र मोदी पर निशाना साधना बंद कर दिया? क्या थ्रेट परसेप्शन सब खत्म हो गया उसी के फौरन बाद? आपको मालूम नहीं है इसके बाद भी थ्रेट परसेप्शन है? कोई भी एनकाउंटर नहीं हुआ? एनकाउंटर हुआ नहीं हुआ वो छोड़िए, इसके बाद भी इसी तरह का इनपुट है। इसके बाद भी इनपुट गुजरात पुलिस को दिए गए। इसके बाद भी सेंट्रल आईबी आज भी इनपुट भेज रही है। और आप सेंट्रल आईबी को, मुझे लगता है आपका लेसन थोड़ा कम है। हाँ। सेंट्रल आईबी को थोड़ा पूछ लीजिए, आज भी देश भर में लश्कर-ए-तोयबा हो या किसी भी जिहादी संगठन हो, उसका सबसे बड़ा निशाना अगर कोई है तो श्री नरेंद्र मोदी। क्योंकि माना यह गया कि चूंकि आप थोड़ा नेशनल एक इमेज देना चाहते थे कि वो कट्टर हैं, आतंकवादियों के खिलाफ लड़ेंगे, इस वजह से आपने इन बेचारे लोगों को मरवा दिया, ऐसा आपके प्रतिद्वंदियों का कहना है, मोदी की एक लार्जर देन लाइफ इमेज बनाने के चक्कर। भैया, ये इमेज बनाने के लिए कोई एनकाउंटर की जरूरत नहीं थी, ये आप लोगों ने वैसे ही बना दिया था। मीडिया के लोगों ने वैसे ही बना के रखा। एमओएस आप नहीं रहे, उसके बाद मतलब कोई जरूरत ही नहीं पड़ी, कोई आया, मतलब थ्रेट तो एक दूर की बात है, मतलब किसी को मारने की जरूरत नहीं पड़ी, कोई एनकाउंटर करने की जरूरत नहीं पड़ी। दो बातें हैं, मैंने आपको बताया कि सभी एनकाउंटर में या तो कोई और राज्य की पुलिस इन्वॉल्व है या तो सेंट्रल आईबी इन्वॉल्व है, किसी एक स्टेट का काम नहीं है। मगर जब
जांच होती है तब गुजरात पे जाकर ही जांच रुक जाती है। चलिए, ये आपने बात की, आप इसको लाजमी तौर पे राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं, लेकिन ये राजनीतिक मुद्दा नहीं बना रहा, राजनीतिक मुद्दा नहीं बना रहा, ये जांच ही राजनीतिक है, ये जांच ही आप राजनीतिक कह रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट से आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन सच्ची जांच करने का है, जांच सच्ची होती नहीं है, जांच पॉलिटिकल होती है। और अगर ऐसी ही पीआईएल हो जाए और इसी तरह से जांच हो तो देश का एक भी राजनेता जेल में जाने से नहीं बचेगा। आप ये कह रहे हैं, लेकिन हाँ। क्योंकि सीबीआई ये कह रहा है कि हो सकता है कि सेकंड चार्जशीट में आपका नाम हो, अगर आपका नाम हुआ तो फिर उत्तर प्रदेश के प्लान्स का क्या होगा? अरे भाई, मैंने ये आपको बताया, मेरा नाम है या नहीं हो तो समय बताएगा, मगर जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत से अनुभवी कार्यकर्ता है, हजारों कार्यकर्ता है, और भारतीय जनता पार्टी के पास भी सैकड़ों लोग हैं जो उत्तर प्रदेश को नहीं, तो अगर चार्जशीट में नाम आता है तो आपका मिशन यूपी जारी रहेगा या गुजरात में बैठना पड़ेगा आपको? अरे आप क्यों काल्पनिक बातें कर रहे हैं? सीबीआई को चार्जशीट में नाम तो डालने दीजिए अभी। क्योंकि लोग ये कहते हैं कि अगर नरेंद्र मोदी की कोई कमजोर कड़ी बन सकता है तो वो अमित शाह। देखिए, मजबूत कड़ी बनेगा या कमजोर कड़ी बनेगा वो समय बता देगा आपको। आप थोड़ा समय की राह देखिए, काल्पनिक बातें मत करिए और समय को अपना काम करने। आपको नहीं लगता कि मोदी ने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया आपको प्रोजेक्ट करते हुए, जानते हुए कि आप पर किस तरह के चार्जेस हैं, आपको प्रोजेक्ट किया? अगर चुनाव से पहले आपका चार्जशीट में नाम आ जाता है तो कांग्रेस और आपके बाकी ओपोनेंट्स तो इसको बहुत बड़ा मुद्दा बनाएंगे। देखिए, पहले भी सोहराबुद्दीन का मुद्दा बनाया था, उसके बाद में गुजरात के चुनाव हुए, स्थानीय इकाइयों के चुनाव हुए, गुजरात असेंबली के चुनाव हुए। हिंदुस्तान गुजरात नहीं है, जनता ने ये बात नहीं मानी। गुजरात की जनता अलग है, देश की जनता अलग है। हिंदुस्तान में मोदी अभी कभी गए नहीं है, अब जा रहे हैं। तो आपको लगता है कि आप पर अगर नकेल कसने की कुछ भी गलत करेंगे तो वो बूमरैंग ही साबित होगा, जनता इसके साथ नहीं खड़ी रहेगी। आपको उम्मीद है कि सहानुभूति बन जाएगी आपके पक्ष में? जो होगा वो होगा, मगर बूमरैंग साबित होगा करने वालों के लिए। आप मेरी बात लिख कर रखिएगा, हम जनता के सामने बोल रहे हैं, अगर कुछ भी गलत करने का ट्राई करेंगे तो बूमरैंग होगा। इस इंटरव्यू के आखिरी हिस्से में मैं फोकस करना चाहता हूं आपके मिशन 272 पर, जहां यूपी में हम देख रहे हैं कुछ स्पार्क है, बिहार में कुछ चर्चा हो रही है, लेकिन अभी भी कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी हैं जो कि नरेंद्र मोदी से वास्ता नहीं रखना चाहती। ऐसी पार्टियां जिन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में हिस्सा लिया लेकिन जो मोदी से बहुत दूर रहना चाहती हैं। ममता बनर्जी हुई, नवीन पटनायक हुए, तो इनके अलावा आप कैसे बनाएंगे सरकार? आप पॉलिटिकल हिस्ट्री ठीक से देखते नहीं है राहुल जी। जब पहले भी अटल जी की सरकार बनी, जब हमारे पास बहुमत कम था, तब कोई हमारे साथ में नहीं था। जैसे ही हम 180 क्रॉस कर गए, सब हमारे साथ आ गए। हिंदुस्तान के इतिहास में 180 का आंकड़ा जादुई आंकड़ा है। जो 180 क्रॉस करता है वो अच्छा होता है, 180 जो क्रॉस नहीं कर सकता वो उसके साथ लोग नहीं। तो आप ये कह रहे हैं कि इस वक्त पाखंड हो रहा है जनता के साथ? नहीं, पाखंड आया, ममता बनर्जी भी आएंगी, सब अपने, नवीन पटनायक भी आएंगे। कोई अपने पत्ते चुनाव के पहले स्वाभाविक रूप से नहीं खोलता है। चुनाव आने के बाद बहुमत किसका है, किसको किसकी सीटें मिलते हैं, उसके बाद ही सब लोग निर्णय करते हैं। उत्तर भारत के और पश्चिम भारत के अगर हम नीचे जाते हैं तो कुछ हद तक पॉलिटिकल अनटचेबिलिटी सी है मोदी की। कहा जाता है कि जयललिता जी से उनके बड़े अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन वो 2 दफा चेन्नई चले गए। कई सीनियर सोर्सेज ने हमें बताया कि वो चर्चा कर रहे थे कि जयललिता से उनकी मुलाकात हो जाए, लेकिन नहीं, ऐसी कोई ट्राई नहीं हुआ। ये मीडिया की बात है। नहीं, वहां पे जो चेन्नई में लोग हैं, अरे ऐसी कई बातें नहीं, कभी बात नहीं हुई भैया। जयललिता जी की शपथ में वो गए, इनकी शपथ में जयललिता जी आई, प्रकट स्वरूप से सब मिले हैं, कोई अनटचेबिलिटी नहीं। ये चंद्रबाबू नायडू से आप लोग रिश्ता जोड़ रहे हैं कि नहीं जोड़ रहे हैं? क्या बन रहा है, क्या पक रहा है? देखिए, अभी तो मीटिंग हुई है, कुछ तय नहीं हुआ है। जो होगा वो मीडिया को अपने आप स्वतः ही मालूम पड़ जाएगा। दिल्ली में लगता है आपने काफी कबाड़ा कर दिया। जिस तरीके से लड़ाई चल रही है इस वक्त हर्षवर्धन, विजय गोयल के बीच में, मतलब ये तो एक बहुत एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो जाएगी बीजेपी के लिए, आपके लिए, मोदी जी के लिए, कि दिल्ली में इतनी हवा बनाने के बावजूद आप का एकदम डिवाइडेड हाउस है आपका। देखिए, डिवाइड हाउस आपको दिख रहा है, मुझे नहीं दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी जब शब्द का प्रयोग करते हैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर बूथ के कार्यकर्ता तक सब आते हैं। ये झगड़ा आपको जो दिखाई दे रहा है वो नेता का नाम तय होने तक दिखाई देगा, है नहीं, मगर दिखाई देगा। तो आप ही के नेता आके बोल रहे हैं कि हमें नहीं बनाया तो हम छोड़ देंगे, तो विजय गोयल ही कैमरे के सामने जाके बोल रहे हैं। वो ठीक है, एक स्पॉन्टेनियस इमोशनल रिएक्शन हो सकता है, मगर हमारी पार्टी में नेता तय होने के बाद कभी ऐसा नहीं होता। एकजुट होकर लड़ते हैं और हम इस तरह से चुनाव लड़ेंगे कि दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। आप देखिएगा, नेता तय होने के बाद कोई डिवाइड हाउस नहीं दिखेगा। तो आप नेता तय करने वाले हैं, आपको लग रहा है कि विजय गोयल मानेंगे इसको? वो प्रोसेस में है,
नेता का नाम तय करने का। जैसे ही तय होगा आपको मालूम पड़ जाएगा। So that was Amit Shah speaking to us on Hot Pursuit. This is the first time he's taken questions and put forth his perspective. We will of course keep tracking the story as it unravels from here. Thank you very much for tuning into Headlines today. That was Amit Shah speaking first and speaking exclusively to Headlines today. You need to read between the lines on what he's saying on the Ram temple in Ayodhya. He says it's not an election issue. It doesn't mean it's completely gone off the center stage of the BJP agenda. The BJP has realized that if it wants to win in Uttar Pradesh, it needs to reach out to those who still haven't converted to the Modi bandwagon, which is why the messaging is being put together in a way that they reach out to